आज हम एसिड के मतलब ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके लिए सबसे पहले जीएल रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम लेते हैं पहले। क्योंकि जनरल लेजर के टाइप। जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ईसीसी वर्सेस एस4 तो पहले आपको बताते हैं ईसीसी में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, एस4 में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। क्लियर। ईसीसी वर्सेस एस4 उसमें, तो ईसीसी में हम लेजर क्रिएट करते हैं FS00 ट्रांजेक्शन कोड से। ओके। FS00 ये ट्रांजेक्शन कोड से हम लेजर क्रिएट करते हैं। उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेकेंडरी कॉस्ट इलेवन, हम ये तीनों चीजें FS00 लेजर से ही क्रिएट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले रिकॉर्ड अकाउंट टाइप कौन से रहते हैं, तो कौन से रहते हैं रिकॉर्ड अकाउंट टाइप, वेंडर, एसेट एंड कस्टमर। एसेट, कस्टमर, वेंडर। क्लियर। उसके बाद ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक का यूज क्या है यहाँ पे हम करते हैं। कौन से टाइप के लेजर को हम ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक करते हैं, कौन से टाइप के लेजर को हम ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक करते हैं। जो लेजर हमें क्लियरिंग करना है वही लेजर को हम ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक कर दे। ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक खाली बैलेंस शीट के लेजर को ही एप्लीकेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर को एप्लीकेबल नहीं है। ओके। तो कौन से टाइप के बैलेंस बैलेंस शीट में, इन्वेस्ट में, करेक्ट। उसके बाद बैंक, कैश, ये सभी लेजर को हम ओपन आइटम टैक्स मैनेजमेंट हम डिपेंड करते हैं। GRIR, SRIR क्लियरिंग। ओके। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, GST, TDS, विथहोल्डिंग टैक्स, PF, PT, ये सभी टाइप के लेजर को हम ओपन आइटम मैनेजमेंट ही हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद फील्ड स्टेटस वारंट का यूज क्या है, करेक्ट। जब अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करते हैं तो कौन सा फील्ड हमें हाइड करना है, कौन सा फील्ड हमें रिक्वायर करना है, कौन सा फील्ड हमें ऑप्शनल रखना है, उसके लिए फील्ड स्टेटस वारंट हम यूज करते हैं। क्लियर। ओके सर। ओके। तो अभी फॉर एग्जांपल जनरल लेजर में वो ईसीसी का क्वेश्चन है। अगर किसी एक लेजर को मैंने लाइन आइटम डिस्प्ले टिक नहीं किया तो क्या इम्पैक्ट जाएगा। अभी एस पर हाना में तो लाइन आइटम डिस्प्ले टिक है ही। बाय डिफॉल्ट जब लेजर क्रिएट करते तो सभी लेजर को ऑटोमेटिक लाइन आइटम डिस्प्ले टिक वहाँ पे रहता है, लाइन आइटम डिस्प्ले टिक वहाँ पे रहता है। लेकिन ईसीसी सिस्टम में अगर हम लाइन आइटम डिस्प्ले टिक नहीं करते, ओके, फॉर एग्जांपल सैलरी पेबल के लेजर लेते हैं। सैलरी पेबल के लेजर को अगर मैंने 3 डॉक्यूमेंट पोस्ट किए अलग अलग, एक 1000, 2000, 3000, सैलरी पेबल लेजर के अंदर, तो उस केस में हमें, मैं अगर FBL 3N में देखने जाऊँ तो वहां पे मेरे को लाइन आइटम वाइज 3 रिपोर्ट नहीं दिखेंगे, है ना? उसका डायरेक्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस दिखेगा। ओके। लाइन आइटम वाइज मेरे को रिपोर्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में उसका 3 कंसोलिडेटेड उसका बैलेंस दिखेगा, सैलरी पेबल का लेजर के अगेंस्ट। ये क्लियर। ओके सर। और सर ट्रायल बैलेंस में दिखेगा या और एफबीएल वन में सॉरी। FBL 3N में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपने लाइन आइटम वाइज ठीक नहीं किया है ना उसमें, इसके लिए। लेकिन तो ट्रायल उधर भी बैलेंस में नहीं, उधर भी नहीं उधर भी नहीं दिखेगा, उधर भी कंसोलिडेटेड ही दिखेगा हमको। उधर दिखेगा ही नहीं आपको। ओके, दिखेगा ही नहीं। हाँ।
आपको डायरेक्ट एफ डैश 08 में दिखेगा, ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने लाइन आइटम में टिक नहीं किया है इसके लिए। क्लियर। ओपन आइटम मैनेजमेंट के बराबर नीचे ही रहता है उसको, लाइन आइटम डिस्प्ले टिक, अगर आप ईसीसी सिस्टम यूज करते हो तो। ओके, क्लियर। अभी शॉर्ट की सर का अभी यूज क्या है? ये हाँ हाँ। सर इस केस में हम लोग ने ओपन आइटम लाइन ओपन, क्या क्या? ये एसक्यूएल में कहाँ कहाँ पे है वो लाइन आइटम? ये अभी ये एस फोर हाना में नहीं है ये कंसेप्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओके ओके उन्होंने कंपलसरी किया है लाइन आइटम डिस्प्ले टिक। लेकिन इसी में जब हम ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक डिफाइन करते हैं ना, उसके नीचे ही लाइन आइटम करके ऑप्शन है, लाइन आइटम वहाँ पे टिक करना है नहीं करना है, बस ऐसा। ओके सर। शॉर्ट की का यूज क्या है अभी ये जब हम अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट कर देते हैं, इसका यूज क्या है शॉर्ट की का? सर ये पोस्टिंग वाइज अपने को डेटा सेग्रीगेट करके देता है। पोस्टिंग वन मतलब इसका यूज कहाँ पे जो करते हैं? जो एफबीएलएन वन में ही होगा ना सर, उसका जो डेटा अवेलेबल होगा एफबीएलएन वो वॉलेट में एक। होगा, मायरोम में होगा, सभी जहाँ पे भी अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट होगा वहाँ पे यूज होता है। लेकिन कहाँ पे यूज होता है? जब अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करते हो तो असाइनमेंट फील्ड में क्या अपडेट होना चाहिए, उसके लिए शॉर्ट की का यूज होता है। अगर यहाँ पे पोस्टिंग डेट डिफाइन किया तो सपोज सैलरी पेबल के लेजर को असाइनमेंट फील्ड में हम पोस्टिंग डेट ऑटोमेटिक अपडेट होगा फिर। एक क्लियर। ओके शॉर्ट की का यूज कहाँ पे होता है? असाइनमेंट फील्ड में क्या अपडेट करना है उसके लिए। ओके, ठीक। पोस्ट ऑटोमेटिक टिक कौन से टाइप के लेजर का एप्लीकेबल करते हैं हम? एक, इन्वेंट्री, करेक्ट। सेकंड, पेटी कैश। एंड थर्ड, GRIR, SRIR, फ्रेट क्लियरिंग, कस्टम ड्यूटी क्लियरिंग। ये तीन टाइप के लेजर को हम डिफाइन करते हैं। एसेट में दो टाइप का लेजर है, लायबिलिटी में एक ही टाइप का लेजर है। ओके, एसेट में कौन सा है? पेटी कैश एंड इन्वेंट्री, करंट एसेट। एंड लायबिलिटी में क्लियरिंग लेजर, GRIR, SRIR, फ्रेट क्लियरिंग, कस्टम ड्यूटी क्लियरिंग, ये सब। ठीक, क्लियर। ओके। अभी इसके अलावा P2P साइकिल आपको एक्सप्लेन करके आना चाहिए। P2P साइकिल मतलब P2P साइकिल का कहाँ पे यूज करते हैं हम, पूरा साइकिल बताना है आपको। P2P साइकिल अकाउंट्स पेबल में यूज करते हैं। सबसे पहले हम परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं। परचेस ऑर्डर क्रिएट करते समय उसमें वेंडर कोड, मटेरियल, अमाउंट, करेक्ट, क्वांटिटी, पेमेंट टर्म्स, GST, ये सब मेंटेन करते हैं। उसके बाद परचेस ऑर्डर रिलीज करते हैं। उसके बाद फिर हम GRN करते हैं। तो GRN करते समय वहाँ पे अकाउंटिंग को इम्पैक्ट जाता है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, GRI अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। उसके बाद हम इनवॉइस बुक करते हैं मायरो थ्रू, GRI अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये पूरा साइकिल आपको बताना आना चाहिए। अब उसी में काउंटर क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? जब GRN करते तो हम अकाउंटिंग एंट्री बताते, तो कहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पे है उसका, कहाँ पे डिफाइन करते हैं? जब जीआईआर होता है तभी। GR मतलब इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, GRR अकाउंट क्रेडिट, उसका कॉन्फ्लिक्ट हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? OBYC में ट्रांजैक्शन की, BSX। ओके। सर रिपीट करो ना सर। OBYC में ये कोड है OBYC, उसमें ट्रांजैक्शन की BSX, इन्वेंट्री पोस्टिंग, इसमें हम चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करते हैं। उसी में वैल्यूएशन क्लास के अगेंस्ट हम GL डिफाइन करते हैं। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का GL। एक पैकिंग मटेरियल है तो पैकिंग मटेरियल का GL।
ओके, ये क्लियर? ये क्लियर हुआ? बी एस एक्स में हम डी एस लोग एक्स, हाँ। इसका इम्पैक्ट बी एस एक्स में जाता है, हाँ, इन्वेंट्री जी आर आर हो जाता सिक्स पे बी एस एक्स में वैल्यूएशन क्लास के अगेंस्ट हम जीएल डिफाइन करते हैं। वैल्यूएशन क्लास एंड जीएल, अगर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन क्लास है तो रॉ मटेरियल का जीएल, पैकिंग मटेरियल तो पैकिंग मटेरियल का जीएल, सेमी फिनिश है तो सेमी फिनिश का जीएल, फिनिश है तो फिनिश का जीएल, ऐसा। ओके, क्लियर? और जी आर आई आर को इम्पैक्ट कहाँ से मिलता है हमें? ओबीवाईसी में WRX, WRX, यहाँ पे हम वैल्यूएशन क्लास के अगेंस्ट हम GRIR लेजर डिफाइन करते हैं। विदाउट वैल्यूएशन क्लास के सामने हम SRIR, ये वैल्यूएशन क्लास हम डिफाइन करते हैं। ये क्लियर? ओके। अभी इसमें काउंटर क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैल्यूएशन क्लास हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? कहाँ पे डिफाइन करते हैं वैल्यूएशन क्लास? वैल्यूएशन क्लास हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? जब हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं तो उसमें वैल्यूएशन क्लास हम डिफाइन करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल को लेजर नहीं असाइन कर पाएंगे हम। मटेरियल मास्टर में वैल्यूएशन क्लास डिफाइन करते हैं, ओबीवाईसी में वो वैल्यूएशन क्लास के सामने हम जीएल डिफाइन करते हैं। ओबीवाईसी इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक हो रही है। उसमें मटेरियल परचेस करना, मटेरियल सेल करना, मटेरियल कंज्यूम करना, ये सभी के लिए ओबीवाईसी में डिफाइन करते हैं। एंड OB40 में टैक्स रिलेटेड हम जीएल डिफाइन करते हैं। ओके, जीएसटी रिलेटेड। ओके, CGST, HGST, IGST, UGST, ये सभी टाइप के लेजर, अगर वो लेजर हमें कॉन्फ़िगर करना है, CGST, HGST, IGST और UGST, तो उसके लिए OB40। ये क्लियर? इसमें कुछ डाउट? एकता, राजेश, श्रुति? नो सर। ओके, तो ये हो गया। मतलब पीटीपी साइकिल में काउंटर क्वेश्चन क्या पूछता है, कहाँ पे जेल आसान करते हैं, उसके बाद वैल्यूएशन क्लास का यूज कहाँ करते हैं। वैल्यूएशन क्लास क्लास का यूज कहाँ पे करते हैं हम? जब हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं तो उसमें वैल्यूएशन क्लास हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि मटेरियल मास्टर में हम जीएल असाइन नहीं कर पाएंगे इसके लिए। क्लियर? ओके। यस सर। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी में ही बिजनेस प्लेस एंड सेक्शन कोड का यूज क्या कहाँ पे करते हैं हम? क्या यूज है उसका? बिजनेस प्लेस एंड सेक्शन कोड का यूज क्या है? बिजनेस प्लेस वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विद इन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर होता है, उसके लिए यूज करते हैं। बिजनेस वही है ना प्लेस, सर? हाँ, बिजनेस प्लेस का यूज क्या है कि हमें स्टेट वाइज अगर लेजर असाइन करना है तो उसके लिए यूज होता है, मतलब जीएसटी के लिए यूज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। करेक्ट। और सेक्शन कोड का यूज क्या है? जहाँ पे हमें टीडीएस का वर्किंग चाहिए, टीडीएस का रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए सेक्शन कोड का यूज करते हैं। जहाँ पे भी हमारा टीडीएस कट होता है वहाँ पे सेक्शन कोड हमारा अपडेट होता है। सॉरी। ओके, ये क्लियर? सर समझा नहीं, रिपीट करो ना ये क्वेश्चन क्या आपने बिजनेस क्वेश्चन प्लेस का का, बोला? हाँ, बिजनेस प्लेस का यूज कहाँ पे होता है? जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स। करेक्ट। और सेक्शन कोड का
टीडीएस विथ होल्डिंग टैक्स में यूज होता है। तो बिजनेस प्लेस का यूज क्या है, जब भी हम जीएसटी का कॉन्फ़िग करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, आपने जीएसटी के ऊपर काम किया है नहीं किया, क्लियर। अगर काम किया है वो, ओके। जीएसटी का प्रोसेस बताओ, कॉन्फ़िग स्टेप बताओ। ओके, क्लियर। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, हम कंडीशन टाइप क्रिएट करते हैं। कौन से कंडीशन टाइप क्रिएट करते हैं, जेओ सी जी, जेओ ए जी, जेओ आई जी, मतलब ये परचेस साइड से जो कंडीशन है, सेल साइड से जेओ सी एन, जेओ एस एन, जेओ आई एन, क्लियर। हाँ सर। तो हम वही ये कंडीशन टाइप सबसे पहले क्रिएट करते हैं। सर ते JOIC ते फिक्स असतं का, JOI JOC वगैरे? हाँ, तो स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड ही कंडीशन है, एसीपी की स्टैंडर्ड कंडीशन है, वही हम कॉन्फ़िग करते हैं उसमें। जेओ, जे, सपोज जे आई सी जी, जे आई एस जी, जे आई आई जी, जे आई यू जी, जे आई एम, जे आई एम डी, करेक्ट, हे सगळे कंडिशन आहेत ह्याच्यामध्ये. त्यानंतर सेल साईटनी जेओ सी, जेओ सी, जेओ एस, सॉरी, काय सेल्स, जेओ, हा जेओ एच जी, जेओ सी जी, जेओ आय जी आणि जेओ यू जी, यू जी, हे स्टँडर्ड कंडिशन टाईप आहे परचेस आणि सेलचे, हे फिक्स असते. ओके, ओके. इंटरव्ह्यू स्टँडर्ड सांगता आलं पाहिजे. हाँ. नंतर अकाउंट की अपन क्रिएट कर, अकाउंट की हम क्रिएट करते हैं, अलग अलग अकाउंट किया, हर एक का सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी, यू जी एस टी, परचेस का अलग है, सेल का अलग, अलग अलग क्यों डिफाइन करते हैं हम, क्योंकि उसमें हमें लेजर डिफाइन करना पड़ता है अलग अलग, सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी, परचेस का अलग है, सेल का अलग है, इसके लिए, करेक्ट। तो सबसे पहले कंडीशन टाइप क्रिएट करते हैं, फिर अकाउंट की क्रिएट करते हैं, फिर कंडीशन टाइप को हम टैक्स प्रोसीजर में असाइन करते हैं, अकाउंट की को हम और रिस्पेक्टिव कंडीशन टाइप के सामने हम असाइन करते हैं। उसके बाद जो टैक्स प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हुआ वो कंट्री लेवल पे असाइन करते हैं। उसके बाद हम अलग अलग टैक्स कोड क्रिएट करते हैं। ओके, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। उसके बाद फिर हम परसेंटेज मेंटेन करते हैं, फिर जीएल असाइन करते हैं OB40 में, और उसके बाद फिर हम लास्ट में स्टेट वाइज जीएल असाइन करते हैं, बिजनेस प्लेस वाइज। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछेगा, यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन, बिजनेस प्लेस वाइज जेल हम कहाँ पे असाइन करते हैं, तो आपको SM30 में J_1IT03K_V, ये टेबल में हम मेंटेन करते हैं SM30 में, उसी में बिजनेस प्लेस, टैक्स कोड, बिजनेस प्लेस एंड जीएल असाइन करते हैं। क्लियर। ओके. तो ये क्वेश्चन है जीएसटी रिलेटेड। ओके, उसमें और एक क्वेश्चन क्या है, आरसीएम का हमने देखा था एग्जांपल, करेक्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। तो आरसीएम में क्रेडिट वैल्यू का इम्पैक्ट कैसे चला जाता है, आरसीएम सीजीएसटी रिसीवेबल का डेबिट जाता है, सीजीएसटी पेएबल का क्रेडिट जाएगा, सेम ये जीएसटी रिसीवेबल का डेबिट, ये जीएसटी पेएबल का क्रेडिट, तो ये क्रेडिट इम्पैक्ट कैसे चला जाता है आरसीएम को, जब भी हम कंडीशन टाइप क्रिएट करते हैं ना आरसीएम के, जितने भी आरसीएम के कंडीशन, OBYC, OBYZ, कंडीशन टाइप हम उसमें क्रिएट करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम ये
रिसीवेबल है ना, पेबल पेबल। ओके, ये देखो आरसीएम की कंडीशन, जब भी हम कंडीशन टाइप क्रिएट करते हैं, मतलब जो क्रेडिट इम्पैक्ट देना है, किस बेसिस के ऊपर देते हैं, यहाँ पे निगेटिव टिक हम डिफाइन करते हैं कंडीशन मास्टर में। ओके, क्लियर। कंडीशन मास्टर में क्या डिफाइन करते हैं हम, निगेटिव टिक डिफाइन करते हैं। उस बेसिस के ऊपर ही हमारा आरसीएम का इम्पैक्ट निगेटिव चलेगा। अगर यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो डेबिट इम्पैक्ट जाएगा फिर। ये क्लियर, ये सबको क्लियर हुआ हाँ इस सर। डाउट में? ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। इसके बाद आपको टेबल के नॉलेज है क्या नहीं? ओके, टेबल रिलेटेड मतलब एफएस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम किया है नहीं कि आपने हाँ बोला, तो आप एग्जांपल बताओ कौन से रिपोर्ट आपने डेवलप किए। अभी आपने बोला फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट्स पेबल का स्मार्ट फॉर्म बनाया है, ओके, परचेस रिटर्न का स्मार्ट फॉर्म बनाया है, तो कौन से टेबल आपने यूज किए, कौन सा फील्ड उसमें से यूज किया है, ये आपको बताना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बीकेपीएफ में बुकना, बुकर्स, कंपनी कोड, BLDAT, BUDAT मतलब पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, करेक्ट, एक्सबेलना रेफरेंस फील्ड हमने यूज किया है यहाँ पे। ओके, पीकेपीएफ में से BLART यूज किया मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। बीसेक में से हमने DMBTR अमाउंट यूज किया है। TDS के लिए WIT। ओके, अकाउंट की WIT मतलब KTOSL करके एक फील्ड है, उसमें अगर जहाँ पे भी अगर विथ होल्डिंग टैक्स का एंट्री पोस्ट हुआ है तो वहाँ पे WIT के अंडर पोस्ट होता है यहाँ पे। ओके, HSN कोड लिया हमने बीसेग में से। उसके बाद लिपनार यूज किया है, लिपनार में से हमने वेंडर का डिटेल्स लिए थे, वेंडर का नाम एड्रेस वगैरह। T001 टेबल में से हमने कंपनी कोड का नाम एड्रेस लिया था यहाँ पे। क्लियर। बीसेट्स में से हमने GST का यूज किया है डेटा। तो इतना ऐसा एक एग्जांपल आपको दे के बताना आना चाहिए कौन से टेबल और कौन सा फील्ड आपने यूज किया है। तो आप एक नोट डाउन करके रखना, दो तीन एग्जांपल ऐसा। ओके, क्लियर। फेस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और दो रिपोर्ट तो बता दो। तो रिपोर्ट का थोड़ा आप एनालिसिस में एग्जांपल बताता हूँ आपको। परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, या आप वेंडर एजिंग, सॉरी कस्टमर एजिंग, नहीं तो इसके अलावा वेंडर लेजर, कस्टमर लेजर। करेक्ट, ये एक दो एग्जांपल आप बता दो, कौन से भी दो एग्जांपल का प्रिपरेशन करके रखो विथ रिपोर्ट, विथ टेबल एंड फील्ड। ओके, क्लियर। फिर इसके अलावा टेबल एंड कौन से टेबल यूज किए थे, कौन से फील्ड, वो आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एफएस डॉक्यूमेंटेशन का वो पार्ट है। आपने उसके बाद उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपने रिक्वायरमेंट कैसे लिया था। ओके, उसके बाद फिर आपने एफएस डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाया था। करेक्ट, ये बेसिस उसके बाद आपका रोल क्या था, एफएस डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट हमने क्लाइंट से लिया था, उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उनसे फॉर्मेट लिया था, पीडीएफ का उनको प्रिंट निकालना था डेबिट नोट का, तो उससे फॉर्मेट लिया था। तो फॉर्मेट हमने बेसिस वाले, सॉरी डेवलपर अबेपर को शेयर किया था। अबेपर तब तक वो फॉर्मेट डिजाइन कर रहा था, तो मैंने तब तक उसका लॉजिक निकाला था उसका। फिर लॉजिक मैंने कौन से टेबल में से कौन से फील्ड में से वो फील्ड हमें पिकअप करना है। ओके, ये डेवलपर को मैंने बताया था, फिर डेवलपर उस बेसिस के ऊपर प्रोग्राम बनाया, मैंने उसके बाद टेस्ट किया प्रॉपर वर्क हो रहा है क्या नहीं डेवलपमेंट सिस्टम में, मेरे साइड से ओके होने के बाद फिर मैंने क्वालिटी में शेयर किया वो प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम क्वालिटी में मैंने इंपोर्ट करके ले लिया। क्वालिटी में फिर से मैंने मेरे साइड से चेक किया प्रॉपर से वर्क हो रहा है क्या नहीं वो प्रोग्राम। फिर मैंने क्लाइंट को बताया, क्लाइंट ने क्वालिटी सिस्टम में चेक किया, उसके ऊपर उसने यूएटी किया है, उसका प्रोग्राम का यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसने डॉक्यूमेंट शेयर किया था, उससे लेना है यूएटी में। यूएटी का डॉक्यूमेंट लेना है, क्योंकि जो भी चीज हम क्लाइंट को शेयर कर रहे हैं उससे पहले क्लाइंट से कंफर्मेशन लेना प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है क्वालिटी सिस्टम में। एक बार वर्क होने के बाद फिर हम
वो प्रोग्राम प्रोडक्शन में मूव करते हैं, फिर लाइव क्लाइंट के ऊपर कस्टमर यूज करता है इसके लिए। ये क्लियर प्रोसेस? यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? ओके। अभी नेक्स्ट उसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछे हैं इंटरव्यू के ऊपर, दो तीन आपको रिपोर्ट बताना आना चाहिए। एक रिपोर्ट डिटेल में एक्सप्लेन करना है, एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। करेक्ट? तो एक रिपोर्ट अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हो तो वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं आपको। ओके, एफएस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इसके लिए। क्लियर? उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताओ कैसे कॉन्फ़िगर किया, तो आपको बताना आना चाहिए। ग्रुप ऑफ कंपनी मैंने क्रिएट किया, कंपनी कोड क्रिएट किया। ओके। उसके बाद ग्रुप ऑफ कंपनी को मैंने कंपनी कोड असाइन किया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्रिएट किया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया कंपनी को असाइन किया। प्लान क्रिएट किया, प्लान कंपनी को असाइन किया है। प्लान के अंदर अलग अलग स्टोरेज लोकेशन क्रिएट किए, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने कंपनी कोड को असाइन किया है, प्लान को असाइन किया है। करेक्ट? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट किया है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने कंपनी कोड को असाइन किया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का असाइन किया था। तो ऐसा आपको बताना आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्ग स्ट्रक्चर या इंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं उसे। ये क्लियर? उसके बाद फील्ड स्टेटस वारंट का यूज क्या है, पोस्टिंग पीरियड का यूज क्या है। ओके। ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं आपको। उसको मंथ एंड एक्टिविटी, ईयर एंड एक्टिविटी। ओके। मंथ एंड एक्टिविटी कौन से रहते हैं, ईयर एंड एक्टिविटी कौन से रहते हैं हमारे। ये क्लियर? मंथ एंड में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इनवॉइस बुकिंग है कि नहीं, सभी इनवॉइस बुकिंग है कि नहीं वो चेक करते हैं। ओके। उसके बाद GRR SRR हम ऑटोमेटिक क्लियरिंग करते हैं F.13 से, उससे पता चलता है हमें कि कितने इनवॉइस पेंडिंग है। पीरियड ओपन करते, पीरियड क्लोज करते, मटेरियल पीरियड ओपन करते, मटेरियल पीरियड क्लोज करते, फाइनेंस पीरियड ओपन करते, फाइनेंस पीरियड क्लोज करते, एवरी मंथ। क्लियर? यहाँ पे प्रोविजन इंटरेस्ट पेमेंट्स ये सब हम चेक करते हैं, डिप्रिसिएशन पोस्टिंग ये सब हम मंथ एंड में चेक करते हैं। ईयर एंड में क्या चेक करते हैं हम, नंबर रेंज, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड GL का, कस्टमर वेंडर के कैरी फॉरवर्ड GL बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। करेक्ट? कंट्रोलिंग का नंबर, ये चार चीजें हम ईयर एंड में करते हैं। ये क्लियर? कुछ डाउट ओके सर। इसमें? ओ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं समझ में आया तो। ओके। अभी अभी प्रोसेस के ऊपर आते हैं। ओके। इंटरव्यू में एसेट में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एसेट एरिया कौन से रहता है हमारा, कौन से एसेट एरिया रहता है। एसेट डेप्रिसिएशन एरिया कौन से रहता है हमारे। 01 का मीनिंग क्या है, 15 का मीनिंग क्या है। 01 मतलब क्या, एज पर इनकम टैक्स सॉरी कंपनीज एक्ट, वहां पे हमारा रियल टाइम अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट होगा, GL में इम्पैक्ट जाएगा। अब 15 में एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रियल टाइम एंट्री पोस्ट नहीं होगा, वहां पे GL में इम्पैक्ट नहीं जाएगा, लेकिन हमें उसका रिपोर्ट मिलेगा। क्लियर? 01 15 का मीनिंग क्या है उसमें, इसमें कुछ डाउट? हेलो? ओके। फिर एसेट रिकैप के, सर, रिकैप करना पड़ेगा। हाँ, 01 and 15। डिप्रिसिएशन मेथड कौन से, WDV, SLM, रिटर्न डाउन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड जीरो डिप्रिसिएशन। ओके। उसके अलावा एसेट के परचेस का प्रोसेस बताओ, विद परचेस ऑर्डर, विदाउट परचेस ऑर्डर। सेल्स का प्रोसेस बताओ, सेल्स का 100% आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि सेल्स का दो प्रोसेस है उसमें। एक तो सेल साइड से हमें जिस कस्टमर को हम मटेरियल सेल कर रहे हैं उसका सेल्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद हमें एसेट रजिस्टर में से वो एसेट माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं, तभी पता चलता है वो एसेट में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। क्लियर?
इसके लिए विथ अकाउंटिंग इम्पैक्ट आपको बताना आना चाहिए। ओके। एसेट के कॉन्फ्लिक्ट के स्टेप बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं एसेट। ओके, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं, चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। फिर हम इनपुट टैक्स इंडिकेटर डिफाइन करते हैं, इनपुट आउटपुट। उसके बाद चार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन हम कंपनी कोड को असाइन करते हैं, करेक्ट। उसके बाद हम अकाउंट डिटर्मिनेशन क्रिएट करते हैं, स्क्रीन लेआउट क्रिएट करते हैं। अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट, एसेट नंबर रेंज, ये तीनों चीजें हम एसेट क्लास में असाइन करते हैं। फिर एसेट क्लास को हम डिप्रिसिएशन असाइन करते हैं, करेक्ट। उसके बाद जीएल असाइन करते हैं हम अकाउंट डिटर्मिनेशन को। ओके। टेक्निकल क्लियरिंग लेजर हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम चार्ट ऑफ सॉरी कॉस्ट सेंटर डिफाइन करते हैं, एडिशनल टैक्स ऑब्जेक्ट। ओके। कॉस्ट सेंटर हम डिफाइन करते हैं वहाँ पे। किसको कॉस्ट सेंटर डिफाइन करते हैं, डिप्रिसिएशन एरिया को, 01 and 15 को। फिर जो भी एसेट क्लास हमने क्रिएट किया बाय डिफॉल्ट डीएक्टिव रहता है, उसे एक्टिव करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग डिप्रिसिएशन मेथड्स जो रहते हैं, SLM, WDV0, उसके पहले सब मेथड क्रिएट करते हैं। सभी सब मेथड हम एसेट डिप्रिसिएशन में डिफाइन करते हैं। और लास्ट में एसेट डेट, ट्रांसफर डेट, जिस दिन को सपोज 1 अप्रैल 2024 को गो लाइव कर रहे हो, तो ट्रांसफर डेट हमारा 31 मार्च 2024 रहेगा, करेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, एसएपी में डिप्रिसिएशन आपको 1 अप्रैल से कैलकुलेट होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। ये क्लियर? कुछ डाउट इसमें? ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस है। आपको एटलीस्ट आपको 70% तो आंसर देना आना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे, मिनिमम 70%। और इसी में से रिपीटेड क्वेश्चन होते होते 100%। अब अगर दो इंटरव्यू समझ में नहीं आ रहा, 2 इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएंगे, थर्ड इंटरव्यू आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। तो ये क्लियर, इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। ओके। और फिर से ज्वाइन करो, मेरा सीवी में एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको सीवी फॉरवर्ड करता हूँ। उसमें से जो भी आपको कंटेंट चाहिए आप डिफाइन करो, या आपके फॉर्मेट में आप बनाओ सीवी, ठीक है। फिर से ज्वाइन करो, मैं सीवी एक्सप्लेन करता हूँ।